हेलो मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय CPO-SI 2022 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 11 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 7। 9 कुल हुए हैं, 2 और बचे हैं, आज 7th हो जाएगा। इसके पहले हम लोग 6 सेट लगा चुके हैं। वो कौन से थे? 9 नवंबर का था और 10 नवंबर का 3 सेट हो चुका है। बस 2 दिन में ये भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? MTS का करेंगे। ठीक है, चलिए। तो केवल 2022 का ही नहीं, इसके पहले हम लोग 2023 का ऑलरेडी लगा चुके हैं। और केवल CPO ही नहीं, CGL भी हुआ है, CHSL भी हुआ है, स्टेनो भी हुआ है, ढेर सारे हैं। आप पूरी जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और केवल अपनी ज़रूरत का मतलब क्या समझ रहे हैं आप अगर CGL देते हैं तो आपकी ज़रूरत तो केवल CGL है, ऐसा नहीं होता। अगर आप CGL दे रहे हैं तो भी आप SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे सेट लगाइए। आप चूज करके मत लगाइए। आपको वोकैब, ग्रामर और अरेंजमेंट वगैरह जो भी है सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ मिलेगा। तो फॉर योर बेटर प्रैक्टिस यू शुड डू द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रीवियस पेपर्स। मतलब आप ये ना जाइए कि आप जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं केवल वही वाला करेंगे। ठीक है, ये मेरी मतलब बीइंग अ टीचर ये मेरी पर्सनल सलाह है आप लोगों को। और अब समझ ही रहे हो कि हम पर्सनल सलाह दे रहे हैं तो कुछ ऐसी वैसी राय तो देंगे नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपकी स्किल डेवलप होगी, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, तो PDF आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, तो PDF कहाँ मिलेगा पता ही है, और नए बच्चे जो हैं उनको ये पता हो जाना चाहिए कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस PDF के लिंक पर जाइएगा और पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ आपको मिल जाया करेगा आपका पेपर। ठीक है, 1-2 दिन में थोड़ा सा पेपर मेरा उल्टा पुल्टा हो गया था। मतलब जिस दिन हमें सेकंड शिफ्ट वाला कराना था उस दिन शायद हमने थर्ड शिफ्ट का डाल दिया था और फर्स्ट शिफ्ट वाले में सेकंड शिफ्ट डाल दिया था। ये मिस्टेक हो गई थी, उसको मैं करेक्शन कर दूंगा आज ही। ठीक है, तो आज वाले में ऐसा नहीं होगा। आज जो आपने सॉल्व किया है वही वाला मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज पहला ही क्वेश्चन है एरर का। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। लिखा है द नाइट वाज रिसीव्ड। ठीक है, नाइट को रिसीव किया गया। पैसिव वॉइस है, देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब पैसिव वॉइस है। द नाइट वाज रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? तारीफ। अब ये बताओ कि नाइट को तारीफ ने रिसीव किया कि उसको नाइट को तारीफ मिली है। नाइट कौन होता है जानते हो? ये होते हैं बड़े बड़े सामंत। ठीक है, राजा के नीचे की पदवी पे आते हैं ये लोग। फ्रॉम द किंग। अच्छा, तो नाइट को जो सामंत है उसको राजा की ओर से तारीफ मिली है। तो राजा की ओर से तारीफ मिली है, तो अब ये तारीफ पाने वाला तो नाइट खुद हो जाएगा ना। तो अगर ये खुद हो जाएगा तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं, किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अच्छा, एक्टिव वॉइस में होगा तो आज की ज़रूरत नहीं है, तो होगा द नाइट रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी। राजा ने उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ की, तो ही रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द किंग फॉर हिज ब्रेवरी। तो ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। सीधे वर्ग की सेकंड फॉर्म लगाओ, वाज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही एक गलती है, ये वाज नहीं होगा, द नाइट रिसीव्ड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट और अंडरलाइन क्या होता है? चाइल्ड फेल्ट डाउन। यार फील के साथ तो डाउन नहीं लगता, फेल्ट क्या होती है? फील की सेकेंड फॉर्म। फील की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। जबकि यहाँ लिखा किसके लिए है? गिरने के लिए लगा है। चाहिए क्या आपको? फॉल की सेकेंड फॉर्म। देखो, द चाइल्ड फेल्ट डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, मतलब काफ़ी ऊंचाई से गिरा है, काफ़ी ऊंचाई से गिरा है। तो फॉल की सेकेंड फॉर्म क्या होनी चाहिए? फेल डाउन होना चाहिए, ना कि आपकी फील की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो गलत तो है ये। इसकी जगह पे क्या होगा? द चाइल्ड फेल डाउन। फेल डाउन क्या होगा? ये रहा आपका द चाइल्ड फेल डाउन। अच्छा, ये फॉलन थर्ड फॉर्म होगी, तो चाइल्ड के साथ सीधे थर्ड फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग ऑक्सिलरी के तो नहीं हो सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा। द चाइल्ड फॉल डाउन। देखो, चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगती है, गलत हो गया। फॉल्स लिखा होता हालांकि तब भी गलत ही होता, क्योंकि ये रूटीन नहीं है। और ये जैसे थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती है
बिना हेल्पिंग वर्ब के वैसे आईएनजी फॉर्म ही नहीं लग सकती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म तभी लग सकती है जब हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरन। ठीक है, तो तीनों आंसर गलत हैं, एक चौथा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या करना, आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका है, ये अंडरलाइन क्या हुआ है, अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू को, किसी के इंपॉर्टेंस को कम कर देना। ठीक, तो अंडर एस्टिमेट करना। द ओनर, ओनर मतलब मालिक, अंडर एस्टिमेटेड द डैमेज काज्ड टू द वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट है किसी का, उसने उसकी दीवारों को जो डैमेज हुआ है, बाई द पे कोई ट्रक वक ठोक दिया होगा ले जाके, तो जो दीवारों को डैमेज हुआ है उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया, या ऐसे ही बारिश वगैरह से वो डैमेज हुआ होगा, तो जो डैमेज हुआ था दीवारों को उसको उसने अंडर एस्टिमेट किया और पता लगा कुछ दिन के बाद दीवार ढह गई। तो ये होता है अंडर एस्टिमेट करने का मतलब उसको उतना वैल्यू नहीं दिया, खास ध्यान नहीं दिया, मतलब निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, यही हो सकता है। ठीक है, अब इसका एंटोनीम करोगे तो क्या हो गया, सीरियसली लेना, ओवर एस्टिमेट करना। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा बढ़ के बताना, तो ये होता है। तो कैलकुलेटेड तो एस्टिमेट के लिए लगता, अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट के लिए लगे नहीं। मिसलेड गलत मार्ग दिखाना, और चार्ज भी नहीं होगा, क्या होगा, एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके। ठीक है, अंडर एस्टिमेट का मतलब घटा करके, और एग्जैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा करके। चलिए, तो यही वाला हो गया आपका एंटोनिम। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, एंटोनिम बताना है। किसका, ये दिया है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज का क्या मतलब होता है, सेंटेंस पढ़ के बताएं या पहले ही बता दें, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सबटरफ्यूज का मतलब होता है डिसीव। डिसीव का मतलब किसी को धोखा देना। क्यों धोखा देना, एक पर्पज भी तो होना चाहिए, किसी को बचाने के लिए किसी को झूठ बोल रहे हो, या किसी को फंसाने के लिए बोल रहे हो। तो डिसीव टू गेन समथिंग, डिसीव टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ पाने के लिए आप अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो वो होता है, एक तरह से छल वल करने के लिए आ जाएगा सबटरफ्यूज। आप पढ़ो, स्टिंग ऑपरेशन है। स्टिंग ऑपरेशन समझ ही रहे हो, किसी कोई चीज़ खुलासा करने के लिए होता है। स्टिंग ऑपरेशन यूज सबटरफ्यूज टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर स्टोरीज। अब ये होता है ना धोखे से, स्टिंग ऑपरेशन तो मतलब छुपा हुआ कैमरा वैमरा ले जाते हैं, तमाम और तरह के उपाय करते हैं, मतलब छल से वो लोग सच्चाई पता करते हैं, बता के नहीं। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इसका एंटोनीम क्या होगा, सस्पिशियन होगा, ऑनेस्टी होगा, तो ये बेईमानी है तो ये ऑनेस्टी हो जाएगी। सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, और ना पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, और सस्पिशन भी कोई लेना देना नहीं, क्या होगा, ऑनेस्टी होगा। सबटरफ्यूज छल हो गया, धोखा हो गया, और ये क्या हो गई, ईमानदारी हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 में, 5 में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, सो डेलिकेट और प्रिसाइज, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत डेलिकेट है, और प्रिसाइज का मतलब बहुत संक्षिप्त में है। ठीक है, एज टू बी डिफिकल्ट, ओ इतना प्रिसाइज हो गया कि वो डिफिकल्ट हो गया टू एनालिसिस या डिस्क्राइब। कोई चीज़ इतना प्रिसाइज कर दिया गया, इतने शार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसको समझना या उसको डिस्क्राइब करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि अब उसका अर्थ निकालना क्या हो गया, बहुत ही गूढ़ हो गया, गूढ़ जटिल हो गया है। तो जटिल के लिए क्या होगा, एक यहाँ एनाग्राम दिया, एनाग्राम यहाँ नहीं लगेगा, अभी मैं बता दूंगा एनाग्राम क्या होता है। सूटेबल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सबटिल हो सकता है। तो अगर सबटिल दिया हुआ है, देखो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, लेकिन बहुत मतलब गूढ़ या जिसका मतलब ना समझ पाए ऐसा नहीं होता। तो इसमें सबसे सूटेबल कॉम्प्लेक्स और सबटिल। अगर सबटिल ना लिखा होता तो मैं कॉम्प्लेक्स लगा देता, लेकिन सबटिल दिया हुआ है, तो सबटिल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर आई विल गो विद नंबर 4। ठीक है, सबटिल का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म और गूढ़ अर्थ वाला, बहुत माइन्यूट मीनिंग वाला। अब आई बात एनाग्राम की। एनाग्राम क्या होता है, मीनिंग बताने के पहले मैं उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक वर्ड है साइलेंट, SILENT। ठीक है, ये साइलेंट है। ठीक, अब हम एक वर्ड बना रहे हैं लिसन, इसी से बना रहे हैं। साइलेंट में स्पेलिंग क्या है, S है, I है, L है, E है, N है, T है। अब एक वर्ड मैं स्पेलिंग बना रहा हूँ LISTEN। सारे वही वर्ड हैं कि नहीं है, देखो L ये लग गया, मैं ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों को, ऐसे समझिए। L ये लग गया, I यही है, और S ये आ गया आपका, T ये आ गया आपका, E ये लगा हुआ है, N ये लगा हुआ है। मतलब साइलेंट में जो लेटर्स लगे हैं उन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करके हमने दूसरा वर्ड बना दिया।
इसको कहते हैं एनाग्राम। बात समझ गए? क्लियर हो गया? अब हम इसका अर्थ क्या बताते हैं आप लोगों को, प्रैक्टिकली समझा दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चा लोग इसमें भी नो एरर है। देखो क्या लिखा है कि द हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमीज, जो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर है, हॉवर्ड। हॉवर्ड का मतलब होता है हेलीकॉप्टर जब ऊपर मंडराता है उसको कहते हैं हॉवर्ड। एग्जैक्ट ओवर देयर बंकर, उनके बंकर के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। ठीक है, तो अब ओवर लगा है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे हम कहें हमारे सर के ऊपर, जैसे शोले में उन्होंने एक डायलॉग मारा था ना ठाकुर साहब ने कि मौत तुम्हारे सर पे ना चढ़ी है कालिया, तो वही वाला है ओवर, मतलब ये होगा डेथ इज डांसिंग ओवर योर हेड। तो ये ओवर हो गया ना, जैसे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। अब ये ठीक ऊपर है। अच्छा, प्रेपोजिशन के, अगर प्रेपोजिशन की पोजीशन को एग्जैक्ट करना हो तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब। हम यहाँ एडवर्ब लगाएंगे। एडवर्ब लगाएंगे तो एग्जैक्ट नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट की जगह क्या होगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, एग्जैक्टली ओवर। तो एडवर्ब प्रीपोजिशन के लिए भी लगाते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए ही लगता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके अगर आप किसी एडजेक्टिव के लिए लगा रहे हो, किसी एडवर्ब के लिए लगा रहे हो, किसी वर्ब के लिए लगा रहे हो, किसी प्रीपोजिशन के लिए लगा रहे हो, किसी कंजंक्शन के लिए लगा रहे हो, तो वो एडवर्ब होगा। और एडवर्ब एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्टली होगा। तो होना चाहिए द हेलीकॉप्टर ऑफ द एनिमीज हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर देयर बंकर। क्लियर है? ये एग्जैक्टली हमारा गलत है, समझा रहा था, शायद समझ गए होंगे। अब ये गलत हो गया, आपका चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएं। अगला क्वेश्चन आ जाओ 7 में। 7 में क्या है, देखो इडियम दिया हुआ है। इडियम इन्होंने क्या लिखा, अगेंस्ट द क्लॉक। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या हुआ, मतलब स्पीड, घड़ी, समय से भी ज़्यादा स्पीड में चल रहे हो किसी काम को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा हरी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो। ठीक है, तो रेस विद द अदर्स नहीं, ये दूसरों के साथ रेस लगाने के लिए है नहीं। रनिंग फास्टर, दौड़ने उड़ने के लिए होता ही नहीं है। रनिंग फास्टर ये भी नहीं होगा। क्या होगा, इन अ ग्रेट हरी, आप बड़ी जल्दबाजी में हो। एज फास्ट एज पॉसिबल, इतनी तेज, इतना तेज हो जहाँ जितना तेज हो सकता है। इन अ हरी मतलब समय से भी ज़्यादा तेज चल रहे हो, ये होता है किसी भी काम के लिए। दौड़ने के लिए थोड़े लगता है ये। ठीक है, तो ये होता है अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट वाले में क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको किसकी, इडियम की। इडियम क्या है, टू बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, शरण होता है, जहां आप मतलब मुसीबत से बचने के लिए रुके हुए हो, उसको कहते हैं। मुसीबत पानी भी हो सकता है, पानी बरस रहा हो, कहीं रुक गए हो, तो आपकी क्या हो गई, रिट्रीट या शरण हो जाती है। और टू बीट करने का मतलब क्या हुआ, आप इसको छोड़कर निकल ले रहे हो, तो क्या होगा, टू मेक अ सिचुएशन नहीं होगा, फेस सिचुएशन भी नहीं होगा, सॉल्व सिचुएशन भी नहीं होगा, लीव अ सिचुएशन। आप किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे निकल ले रहे हो, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ बेटा 9 नंबर पे। 9 में देखो क्या करना है, अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, ये लिखा दैट कैन सब्सटीट्यूट, कुछ इसमें से ऑप्शन ढूंढो जो इसकी जगह पे लग सकता हो। पहले ढूंढ लेते हैं कोई गलती है क्या। फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड, ठीक है, अभी तक के लिए तो ठीक लगा। फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड ऑफ देयर टीम्स। फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं, अपनी टीम्स के खिलाड़ियों के लिए क्या है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। व्हेन दे विन, अब ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। व्हेन दे विन का मतलब जब वो जीतते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो जब वो जीतते हैं, ये हम लोग किस सेंस में लगा लेते हैं, ऑलवेज ट्रू के लिए, मतलब एक परमानेंट ट्रूथ होता है, या ये कह सकते हो कि ये रेगुलरिटी में आता है, एक कस्टम में आता है, या आप किसी की हैबिट को कह सकते हो, या किसी का नेचर बता रहे हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर ये लिखा है व्हेन दे विन, जब वो जीतते हैं, तो वो उन पर प्राउड फील कर रहे हैं कि उन पर प्राउड फील करते हैं, तो करते हैं होना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सिस्टमेटिकली आने के लिए हमको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मीनिंग तब आएगी फुटबॉल फैंस फील प्राउड। जो फुटबॉल फैन हैं वो अपने खिलाड़ियों पर, अपनी टीम पर प्राउड फील करते हैं जब वो मैच जीतते हैं। तो एक सिस्टम हो गया ना, एक रूटीन हो गया, जब वो मैच जीतते हैं तब ये प्राउड फील करते हैं। तो हमेशा ऐसा होता है, रेगुलरिटी चल रही, एक दिन की बात तो है नहीं। एक दिन की बात होती तो ये हो जाता
कि फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड, वो प्राउड फील कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, एक बार के लिए तो लिखा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो फील प्राउड, तो फील प्राउड में कौन सा आ जाएगा, फीलिंग तो होगा नहीं, फेल्ट तो होगा नहीं, आर फील होगा नहीं, बस यही होगा फील प्राउड चौथा वाला। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो 9 10 आगे। इसमें एंटोनिम बताना है किसका, यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन देखो एक फिलॉसफी है यूटिलिटेरियन, उपभोक्तावादी या उपयोगितावादी होता है, फिर यहाँ पे वो नहीं है। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपके लिए क्या है, यूजफुल है, जिसको हम यूज करते हैं। जैसे मोबाइल है तो आपके लिए यूटिलिटेरियन मटेरियल हो जाएगा, और तमाम सारी खाने पीने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम, मतलब ये होता है ना, प्रैक्टिकली यूजफुल है, जिसको हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। एविडेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, क्या होता है ये होता है एकदम से क्लियर, स्पष्ट होता है, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अननेसेसरी, ठीक, अननेसेसरी मतलब जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। अच्छा, यूटिलिटेरियन मतलब मैंने कहा ना यूजफुल होता है, तो यूजफुल मतलब ज़रूरी है, हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं इसको। और अननेसेसरी मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, तो ये आपको एंटोनिम बना सकता है इसका। और नेसेसरी का मतलब क्या होगा, यूटिलिटेरियन है तो नेसेसरी है भाई, ज़रूरी है, तो जिसको हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो नेसेसरी हो जाएगा। स्पेसियस जहाँ खूब जगह हो तो ये कोई मतलब ही नहीं होगा, और ये साइनोनिम बन जाएगा। तो और ये अननेसेसरी क्या हो गया, उसका एंटोनिम हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है, एक इडियम दिया है, उसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, और सो फार सो गुड। सो फार सो गुड क्या मतलब है, सो फार सो गुड का देखो, सो फार सो गुड का मतलब क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक ठाक है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है अभी तक बाय नाउ सब ठीक ठाक चल रहा है। चलो अभी इन्होंने कहा नो इम्प्रूवमेंट इन द वर्क बीइंग डन, यहाँ का थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, ये होगा थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये होगा। मिल गया हमको, तो और क्या करना है, देख के वही आंसर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 का 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 12 में। 12 में क्या करना है, इटैलिसाइज्ड जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड फॉर द इटैलिसाइज्ड, उसको एक्सप्रेशन, मतलब इसके लिए इन्होंने कहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। चलो ये सब दिया हुआ है। हैविंग नो सिंपैथी, तो और कोई मीनिंग तो इसकी निकलेगी नहीं, मन करे पढ़ लो। द बिशप क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स हैविंग नो सिंपैथी एंड अनकेयरिंग एटीट्यूड टू द होमलेस एंड अनएम्प्लॉयड। बात वही है, बिशप ने सरकार के उस रवैये को क्रिटिसाइज़ किया जिसमें वो होमलेस पर्सन्स, जो होमलेस लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए सरकार मतलब हैविंग नो सिंपैथी वाला या अनकेयरिंग लापरवाही वाला रवैया अपना रहे। तो हैविंग नो सिंपैथी मतलब जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर सहानुभूति ना हो, तो उसको क्या कहोगे, टेंडर कहोगे, बिल्कुल नहीं कहोगे, कंपैशनेट कहोगे। कंपैशनेट वो व्यक्ति होगा जिसके अंदर सहानुभूति होगी। कंपैशनेट इज अ पर्सन हु हैज सिंपैथी, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। कैलस का मतलब क्या होता है, कैलस का मतलब होता है अनकाइंड, क्रूर, निर्दयी, क्रूएल। तो हैविंग नो सिंपैथी अनकाइंड हो सकता है, अनकाइंड चूंकि कैलस होता है तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया। मर्सीफुल, तो मर्सीफुल जिसके अंदर दया होगी वो तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये एंटोनिम हो जाएगा एकदम से। तो आंसर कौन सा हुआ, क्रूर निर्दयी वाला हो गया। आगे बढ़ो 13 में आ जाते हैं। 13 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, प्रीपोस्टरस का। तो अब बताओ प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है, ठीक है, तब आगे बढ़ाएं हम। तो देखो प्रीपोस्टरस का मतलब होता ना एकदम से एब्सर्ड होता है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब बेकार सा, बेहुदा, बेतुका होता है, मतलब अच्छा नहीं है बस। ड्रीमी काल्पनिक है, काल्पनिक है तो फिर अच्छा होगा। फिर इमेजिनेटिव, देखो काल्पनिक, दोनों वही बात हो गई ना, ये तो अच्छे के लिए आ गया। फ्लैशी का मतलब क्या होगा, ये सुंदर, अट्रैक्टिव होता है। तो मतलब करीब तीनों करीब क्या हो जाते हैं, साइनोनिम है, अट्रैक्टिव के लिए लग जाएंगे। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है, शॉकिंगली बैड। हम यहाँ वेरी बैड लिख दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वेरी बैड से भी ज़्यादा होता है। शॉकिंगली बैड मतलब इतना खराब कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो ये जा रहा है एब्सर्ड, ऊट पटांग के लिए, तो ये आप साइनोनिम में लगाइएगा आउटरेजियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 14 में। 14 में देखो मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम क्या है भैया, देखो लिखा है स्पिल द बीन्स। बहुत आया यार, ये तो इतना आया है एसएससी में, न जाने कितनी बार मैंने ही कराया। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज अ सीक्रेट, आप कोई राज खोल दे रहे हैं, डिस्क्लोज अ सीक्रेट, ठीक है। तो इस मीनिंग का कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, रिवील द सीक्रेट, ये होता है डिस्क्लोज मतलब रिवील कर देना, रहस्य खोल देना, भेद खोल देना। यहाँ लिखा है रिवील अ मिस्ट्री, मिस्ट्री नहीं, सीक्रेट होता है, ठीक है ना।
आंसर में। चलिए आगे आ जाओ, अगला है 15 नंबर पे। 15 में क्या करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब एकदम की वर्ड हिट करो, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। सीजिंग, सीजिंग तो सही है मुझे लग रहा है, ठीक है, SEIZ। एक दिन में बताया तो था 3 तरह के सीज होते हैं, तो जब्त करने के लिए, पकड़ लेने के लिए लगेगा। सिरेटेड, सिरेटेड की स्पेलिंग अब सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा। देखिए कौन से सेंस में यूज किया गया है। प्रे की तो सही है, क्रसिंग की भी सही है। यहाँ पढ़ो, शार्क्स ऑफन यूज देयर सिरेटेड या स्मूथ टीथ फॉर सीजिंग प्रे। ओ, शार्क जो मछलियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए सेरेटेड टूथ का इस्तेमाल करती हैं। सेरेटेड टूथ क्या होता है, ठीक है, मैं ऐसे बताऊं या इमेज दिखाऊं? तो अब इमेज देख लो, ये जो दांत हैं इनके ऐसे 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 आरी टाइप के नहीं होते हैं दांत, ऐसे ऐसे दांत होते हैं ना इनके, जो उनको कहा जाता है सेरेटेड टूथ, ठीक है ना, जैसे घड़ियाल के होते हैं ऐसे, उन्हीं को कहा था सेरेटेड टूथ। क्लियर? तो सेरेटेड जो लिखा है ना ये, इसकी स्पेलिंग होगी SERRATED, ये होता है। ये वाले जो दांतेदार दांत होते हैं ना, कांटेदार, वो होता है, ये सेरेटेड होता है। SERRA वाली स्पेलिंग होगी। तो ये स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए 16 नंबर पे आए। 16 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, रिवोक का। रिवोक का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। क्या होता है, विड्रॉ करना। विड्रॉ क्या होता है, समझ गए? नहीं समझ गए? बैंक गए हो कभी, बैंक पैसा वैसा निकालने के लिए? तो बैंक में जब विड्रॉ करते हो पैसे को, तो क्या करते हो, जो पैसा जमा कर रखे हो वही निकाल लेते हो। फिर हमने डब्लू गलत लिख दिया, हद होती है। ये होगा विड्रॉ करना। विड्रॉ करना, या कभी कभी ये कैंसिल करने के सेंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये जैसे हमने कोई डिसीजन लिया, हम अपने डिसीजन को वापस लेते हैं तो विड्रॉ कर देते हैं उसी को, ठीक है। तो यही विड्रॉ करने को रिवोक कहा जाता है। अब आप साइनोनिम इसका ढूंढो। रिपीट करना, दोहराना होगा नहीं, रिपील करना। यस, रिपील करना मतलब भी होता है विड्रॉ कर लेना या कैंसिल कर लेना। कितने वर्ड मिले देखो, एक रिवोक मिला, एक विड्रॉ मिला, एक कैंसिल मिला, एक रिपील मिला। नोट कर लो, 4 साइनोनिम मिल जाएंगे। सस्टेन का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, लागू रखना। जैसे हम कहें कोई नियम बनाया, अगर वो रूल सस्टेन है तो इसका मतलब कंटिन्यू है, और अगर रिपील कर दिया गया या रिवोक कर दिया गया मतलब वो कैंसिल हो जाएगा उसी दिन से। और रिग्रेट क्या होता है, पश्चाताप करने के लिए, अफसोस करने के लिए लगता है, तो वो आंसर नहीं होगा। आपको आंसर मिल गया कौन सा, रिपील। नेक्स्ट में बढ़ जाओ भाई। 17 नंबर में क्या होगा, साइनोनिम। आज भरमार बारिश होगी साइनोनिम की, है। चलो अच्छा, तो ये जो इटैलिसाइज्ड है, ये तो मैंने अलग कलर में भी कर दिया, हमने कहा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो लिखा है, स्नेहा ओपेंड द कबर्ड। कबर्ड जानते हो, अलमारी होती है। एंड ग्लैंस्ड ओवर हर मीजर सप्लाई ऑफ द कैंड गुड्स। कैंड गुड्स क्या होती हैं, जो कैन में भरी होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ें होती हैं। उसने अपनी अलमारी खोली और देखा कि मीजर सप्लाई, मीजर सप्लाई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीजर मतलब स्कार्स होता है, अभाव, कमी के लिए यूज किया जाता है ये मीजर। या आप पिटी यूज कर सकते, PETTY होता है, ठीक है ना। ये मेजर के लिए यूज किया जाता है, बहुत कम के लिए यूज किया जाता है, कम अमाउंट में। देखिए कुछ मिलता है यहाँ पे। बाउंटीफुल का मतलब क्या होगा, देखो बाउंटीफुल मतलब एक्सेस हो जाता है, कोई चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो ये एंटोनीम हो जाएगा। स्कांटी यही है, स्कार्स के लिए लगता है स्कांटी, ये साइनोनीम हो जाएगा। और प्लेंटियस, प्लेंटी से बना हुआ, मैंने बताया था ना एक बार, प्लेंटी माने बहुत अधिक के सेंस में आता है, तो ये भी एक्सेस हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा के लिए आता है। और सरप्लस भी एक्सेस है ये। तो ये सब देखो, बाउंटीफुल और प्लेंटियस और सरप्लस, ये सब बहुत ज़्यादा के लिए लगता है। मेजर और स्कैंटी बहुत कम के लिए लगता है। ये साइनोनिम हो गया, और 2 मैंने लिख दिए हैं, 4 हो गए, तो याद कर लो ये सब, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 18 में क्या करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, ट्राई हार्ड, खूब मेहनत करना। टू डू या अचीव समथिंग, जाहिर सी बात है कुछ पाने के लिए तो मेहनत करेंगे। इसके लिए 1 वर्ड बताओ, तो इसके लिए 1 वर्ड हार्ड वर्किंग होगा। हार्ड नहीं, कार्य के लिए लगाना है ना। अब हार्ड वर्किंग तो पर्सन हो जाएगा ना, ये ट्रेट हो जाता है, किसी आदमी की विशेषता हो जाएगी, ये नहीं लगेगा, आपको कार्य के लिए वर्ड लगाना है। और एक दिया है इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंट का क्या मतलब होगा भाई,
देखो इंडेंट जानते हो, वो लिखने से रिलेटेड होता है। मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, इमेजिन करो ये एक पेज है, इस पे आपको कुछ लिखना है। तो पेज में ऐसे बना होता है ना, हाशिया बना होता है, हाशिया समझ रहे हो, ऐसे लाल लाल लाइनें बनाई रहती हैं। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन वगैरह ये इसको कहते हैं ना मार्जिन। हम लोग लिखते कहाँ से हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं आंसर नंबर 2। अच्छा, अगर यही हाशिया यहाँ पे ये हाशिया है, अगर हम इतना छोड़ के लिखते हैं कि इतना, ये जो छोड़ देते हैं, तो अगर हम हाशिए से दूर लिखते हैं तो उसी को कहते हैं इंडेंट करना। अब तो क्लियर हो गया होगा। अर्थ बताते तो नहीं समझ पाते, ऐसे बना के देखो अब समझ पाए होगे। तो इसका कोई लेना देना नहीं। एंडेंजर का मतलब क्या होता है, एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, ठीक है, जब मतलब किसी की जान को खतरा है तो एंडेंजर हो जाना। एंडीवर का मतलब होता है कि कोई चीज़ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना। तो ये रहा आपका ऑप्शन जिसे आप ढूंढ रहे थे, ठीक। हार्डवर्किंग किसी पर्सन की विशेषता होती है यार। और ट्राई हार्ड मतलब वर्ब के लिए आपको लगाना था, तो ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, हमें वर्ब चाहिए थी, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 में देखो दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन क्या है, वाज डिलाइटफुल टू हर्ड। देखो टू के साथ सेकेंड फॉर्म लगा दी। देखो टू के साथ वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और डिलाइटफुल के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। तो वाज डिलाइटफुल या हाँ डिलाइटफुल चारों में दिया हुआ, तो वाज डिलाइटफुल तक कोई, टू तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, वाज डिलाइटफुल सब में लगा है। तो टू के बाद क्या लगाना चाहिए, टू हियर लगाना चाहिए, ये रहा। टू बी हियर, टू हियरिंग, टू के बाद आईएनजी फॉर्म, टू बी हर्ड लगा दिया, ये भी नहीं होगा। इट वॉज डिलाइटफुल टू हियर द बेबीज वॉइस, छोटा बच्चा हो उसकी आवाज़ सुनने पे लोग खुश हो जाते हैं, तो वही होगा, इट वॉज डिलाइटफुल टू हियर। नेक्स्ट आ जाओ 20 नंबर पे। 20 में क्या होगा, इडियम है, किसका, हैंग इन देयर, ठीक है। तो हैंग इन देयर का क्या मतलब होता है, इस इडियम का मतलब बताओ। तो इसका मतलब होता है ना कि जैसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप किसी परेशानी में हैं और वो परेशानी आपकी कंटिन्यू बनी रहती है, तो उसी को कहते हैं। रिमेन अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड का मतलब समस्या भी हल नहीं हुई, ठीक है, अभी ये देख लेते हैं। टू गिव अप कंप्लीटली नहीं, परसिस्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हाँ ये होगा। मतलब पहले वाले के लिए कुछ चांस था, लेकिन ये थर्ड वाला मिल गया तो अब ये गलत हो जाएगा। टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व्ड मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है वो अभी तक हल नहीं हुई है, तो प्रॉब्लम हल ना होना, जैसे कश्मीर को लेकर के इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ये प्रॉब्लम क्या है, कश्मीर की प्रॉब्लम। अच्छा, परसिस्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो हमारे लिए हो सकती है ना, जिससे हमारे सामने कोई मुसीबत है, कोई डिफ़िकल्टी है और डिफ़िकल्टी लगातार बनी हुई है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बने रहना अलग बात होती है और किसी समस्या का लगातार बने रहना अलग चीज़ होती है। तो ये जो था ना वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का कंटिन्यू बना रहना, ये होता है, तो थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे, अगला है 21। 21 में क्या है, आपको एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन क्या है, ये बोल्ड मैंने कर दिया है, कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसका बताओ डिसग्रंटेड, अब सेंटेंस पढ़ के देख लो। द फेवरेटिज्म ऑफ द बॉस लेड टू मेनी डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज। तो जो बॉस है, बॉस के अंदर क्या है, फेवरेटिज्म है, पक्षपात करता है, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे बॉस के पक्षपात से जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हो जाएंगे, बोलो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अब ये हो गया नाराज होने का, अनवायड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एंटोनी मतलब खुश हो जाएंगे, खुश के लिए, प्लीज्ड मतलब खुश हो जाएंगे, ये हो गया ऑप्शन आपका। अब मिजरेबल मतलब दयनीय हो जाता है, डिस्टर्ब्ड मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो साइनोनिम में चला जाएगा। डिटरमिन मतलब पक्का इरादा कर लिया, कोई लेना देना नहीं है, पहला वाला ऑप्शन होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट में है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या लिखा है, रेयरली या नॉट ऑफन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर नहीं होती है, बहुत रेयरली होती है, वंस इन ब्लू मून होती है। तो हैबिचुअली में अक्सर होगा, रूटीनली में अक्सर होगा, फ्रिक्वेंटली में अक्सर होगा, और सेल्डम में क्या होगा, शायद ही कभी होगा। तो ये हो गया, रेयरली का क्या होगा, सेल्डम, चौथा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्या करना है, नो एरर का, मतलब यहाँ नो एरर नहीं करना है, और क्वेश्चन का खाली हिस्से में हिंट मिला कि इसमें करना क्या है। देखो, फॉर्चुनेटली ही पास्ड द एग्जाम, यहाँ तक तो ठीक है, ही पास्ड द एग्जाम्स विद डिंट ऑफ शेयर हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, वही हार्ड वर्क,
हार्डवर्क डिलीजेंस एक ही चीज़ हो जाती है। शेयर का मतलब क्या हो गया, ओनली, महज, ये हो गया। तो ओनली हार्ड वर्क ये भी ठीक है अपनी जगह पर। देखो जो विद डिंट ऑफ लिखा है ना, एक्चुअली ये गलत है। विद डिंट ऑफ नहीं होता बेटा, ये होता है बाय डिंट ऑफ। ठीक, क्या होता है, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होगा, नोट कर लो, ड्यू टू। क्या होगा, ड्यू टू होगा। या ये कह सकते हो बिकॉज ऑफ, के कारण, के नाते, ठीक है ना, खूब हार्ड वर्क के नाते, की वजह से। तो बाय डिंट ऑफ होगा, विद डिंट ऑफ नहीं होता। एक फ्रेज है, ठीक कर लो इसको, विद डिंट ऑफ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है 24। 24 में क्या आपको एडीएम बताना है किसका, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। देखो कोई चीज़ लेफ्ट में भी और राइट में भी सेंटर में हो, इसका मतलब बहुत जगह ज़्यादा घेरे हुए। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा जगह घेरे है या बहुत ज़्यादा लोग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, स्टार्ट वेल बिल्कुल नहीं, द न्यूज़ वेंट फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट बिल्कुल नहीं, हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेस, हाँ कोई चीज़ जो बहुत बड़ी जगह में हो रही हो, या टू अ लॉट ऑफ पीपल हो जाएगा, ये सही है। अब यहाँ लिखा हैव बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम के लिए नहीं होगा, प्लेस के लिए आएगा। ठीक है ना, तो ये तीसरा वाला होगा। थर्ड और फोर्थ में बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट वाला करो 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एडीएम की मीनिंग बतानी है। एडीएम क्या है, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। ठीक, तो इसका मतलब होता है ना, किसी के साथ आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब कुछ रिलेशन है या कोई संबंध है, किसी के साथ बहुत पट रही है, ये समझ लो। तो डू समथिंग गुड फॉर समवन, ना, लाइक समवन इमीडिएटली, फील अ लॉट ऑफ अफेक्शन, ये हो सकता है, फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, ऑफन विदाउट नोइंग व्हाई, ना ये नहीं हो सकता। तो ये होगा गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद समवन, ये हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ आप, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसमें डायरिया की स्पेलिंग तो सही है एकदम। डायरिया क्या होता है पता ना, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी दस्त होने लगती है, डायरिया कहते हैं। कोनोइजर एक दिन और आया था, याद करो, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है। कोनोइजर मैंने क्या बताया था, CONN। ठीक है, पहले तो डबल N होगा, फिर होगा O होगा, I होगा, फिर डबल S होगा, EUR। उस दिन वाले में N सिंगल कर दिया था, आज वाले में S सिंगल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, N भी डबल है और S भी डबल है। मतलब क्या होता है इसका, कला पारखी। उस दिन भी यही वर्ड मैंने बताया था और ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तीसरे दिन है ये कोनोइजर, आज तीसरे दिन है। परसिवरेंस मतलब होता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी होती है। और सूडोनीम का मतलब होता है जब आप अपना नाम बदल करके कोई काम करते हैं, उपनाम कह सकते हो जिसका। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, किसका, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज फैमिली, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना परिवार, अपना देश मानता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है कन्वेलसेंट। कन्वेलसेंट का मतलब होता है अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो रहा हो। ठीक, उसको कहते हैं कन्वेलसेंट। कंट्रीमैन का मतलब हमारे देश के लोग। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जो किसी महानगर में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ऐसे किसी बड़े शहर में, महानगर में जो रहते हैं उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, विश्व प्रेमी। ठीक, विश्व प्रेमी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना घर मानता है, हर जगह के लोगों को अपना भाई बंधु मानता है। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट में आ जाओ 28 देखें, दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन क्या हुआ, वेटिंग अपॉन। वेटिंग अपॉन होता तो है, लेकिन ये किस लिए होता है, पहले आपको दो मतलब बता दें। एक होता है वेट अपॉन समबडी। ठीक है, तो वेट अपॉन समबडी का मतलब होता है किसी को अटेंड करना। ठीक है ना, सर्व करना। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपका दोस्त आ जाए तो आप उसके साथ बैठोगे, चाय वाय पियोगे, वो होता है, तो होता है वेट अपॉन, इसी को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, ही इज़ वेटिंग अपॉन यू इन द कंपाउंड। अरे यार, वो कंपाउंड में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करने के लिए क्या लगता है, वेट के साथ फार लगता है, अपॉन नहीं लगता। ठीक है, तो वेटिंग फॉर, ये रहा आपका वेटिंग फॉर, चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 29 में। 29 में क्या करना आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो बताओ। फ्लाउंडर, फ्लाउंडर तो ठीक है। ठीक है, फ्लाउंडर क्या होता है, थोड़ा लड़खड़ाने के लिए आता है। जैसे कैसा लड़खड़ाना होगा,
सपोज करो आप कोई काम कर रहे हैं या आपका बिजनेस थोड़ा डगमग हो रहा है, कुछ लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहे हैं, तो ये फ्लाउंडर होता है। और फॉरगो एक वर्ड लिखा है, तो फॉरगो का मतलब होता है गो विदाउट, ठीक है, गो विदाउट। कोई ऐसी चीज़, जैसे मान लो आप मोबाइल के बिना नहीं चलते, ठीक, मोबाइल के बिना नहीं चलते, किसी दिन आप मोबाइल के बिना चले, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बिना आप चले जाते हैं, तो गो विदाउट, उसी को फॉरगो कहा जाता है। फ्लोरसेंस, यही वाला स्पेलिंग गलत है। फॉरबियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, सहन करना, टॉलरेट करना। अब फ्लोरसेंस की स्पेलिंग क्या होगी? देखो इसमें खाली एक यहीं पर गड़बड़ी हो गई है, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूँ FLUORE, यहाँ तक ठीक है फ्लोर का, बस इसके बाद S और C लगना चाहिए था, SCENCE, यही SC जो होता यही हो जाता तो सही था। तो अब समझ में आ गया। तो फ्लोरेसेंट का क्या मतलब होता है? जिसमें लाइट बहुत निकलती, खास तौर से जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, खास तौर से वो एब्जॉर्ब कर ले जाती हैं, ठीक है। तो और इसी को कहते हैं हम लोग फ्लोरेसेंट। मतलब क्या हुआ? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो और फ्रिक्वेंसी कम हो। बाकी ज़्यादा जानना हो तो तुम लोग, हमको लगता है ज़्यादा जानते होगे, फिजिक्स का वर्ड है फ्लोरेसेंट, चेक कर लेना। मैं बहुत समझा नहीं पाऊँ, ये फिजिक्स का लाइट का टॉपिक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ 30 नंबर पे। 30 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है, अनकैनी। अनकैनी का क्या मतलब होता है बताओ? तो पहले अनकैनी का मतलब होता है ना कि जैसे एकदम स्ट्रेंज सा होता है, अजीब विचित्र सा होता है, जैसे मतलब इरेगुलर, अनयूजुअल। तो एक वर्ड ले लेते हैं, स्ट्रेंज लिख लेते हैं ना। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, और क्वियर कर सकते हो, ये साइनोनिम हो जाएगा आपका। आंसर नहीं है वो, साइनोनिम होगा, ठीक है। सेंटली मतलब संतों की तरह, कोई लेना देना नहीं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या होगा? देखो जब स्ट्रेंज होगा, पेक्यूलियर होगा, खास होगा, विचित्र होगा, रोज के जैसा नहीं होगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा, रोजमर्रा वाला हो जाएगा। 30 का 3 हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलो अनड्यूली, देखो ड्यू क्या होता है? ड्यू मतलब होता है उचित तरीके से, और अन लगा दिया तो क्या होगा? अनुचित ढंग से, और ly लगा दिया है अनुचित ढंग से, गलत तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 31 में। 31 में क्या करना है? नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये अंडरलाइन क्या हुआ? टेकिंग अ टॉल। देखें क्या गड़बड़ है? हिज लास्ट ट्रिप, ध्यान दीजिएगा लास्ट की बात, हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, पिछली मतलब दुनिया के चारों ओर उसकी जो पिछली ट्रिप थी, टेकिंग अ टॉल इन हिज हेल्थ। टेकिंग अ टॉल नहीं होता, तो पास्ट टेंस में जाओगे ना तो क्या होगा? टुक अ टॉल, ठीक है, उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक रहा, घातक रहा, तो टुक अ टॉल लिखोगे, टेकिंग अ टॉल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे। क्यों हुआ टुक अ टॉल? पता है ना, क्योंकि हिज लास्ट ट्रिप है, तो पिछले ट्रिप की बात है, पास्ट हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड। वाह भाई, कितना इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देंगे भाई, इसमें क्या इनकरेक्ट है? आ जाओ देखते हैं हम लोग। असेंबली सही है, आंसर नहीं होगा। मीनिंग असेंबली क्या होगी बताने की जरूरत नहीं। ग्रुप की स्पेलिंग सही है, लीडर की स्पेलिंग सही है, किसी मीनिंग नहीं बताना है। डिसिप्लिन मीनिंग आपको पता होगी, स्पेलिंग अगर धोखा किए हो तो मैं बता दूं कि DIS तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें C लगाना चाहिए था, ठीक है ना। डिसिप्लिन, इसके बाद C आता, फिर I आता, फिर PLINE लगा दो। समझ गया डिसिप्लिन में क्या गड़बड़ है? S के बाद C होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो गया। क्लियर? तो आंसर ये हो गया आपका। आगे चलो नेक्स्ट में आ जाओ 33 में। 33 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ओहो चलो इंट्यूबेट, तो स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। अब पूछोगे इंट्यूबेट क्या होता है? देखो ट्यूब सुना है, इसी से बना हुआ है वो, ए ट्यूब से, ट्यूब होती है जब हमारे शरीर के अंदर, जिससे सपोज जो ट्रैकिया में, यहाँ सांस की नली में कोई दिक्कत आती है, तो डॉक्टर वहाँ पे ट्यूब डाल देते हैं, अलग से बाहर से ट्यूब डाल देंगे, तो उसी को कहते हैं, शरीर के अंदर ट्यूब डाल देने को कहते हैं इंट्यूबेट। अब अगला वर्ड है इनक्रेडुलस। तो पहले क्रेडुलस का मतलब समझ लो। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता है, बड़ी जल्दी कुछ भी कहोगे वो मान लेता है। और इनक्रेडुलस मतलब होता है मतलब नॉट विलिंग टू बिलीव ऑन यू, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसके उस पर उसको भरोसा नहीं है, तो ये इनक्रेडुलस हो जाएगा। इनक्रेडिबल, जिस पर आप भरोसा ना करो, इनक्रेडिबल हो जाएगा। इनटर्मिनेबल, देखो टर्मिनेट से बना होता है,
एक वर्ड होता है टर्मिनल। टर्मिनल याद है आपको? टर्मिनल में बताया था एक बार, कोई जिक्र कर रहा था तो मैंने कहा जैसे सपोज करो कि आप मुंबई गए, मुंबई में अपने CST का टिकट लिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब उसके आगे ट्रेन जाती ही नहीं, उसके आगे समुद्र है, तो जो आखिरी स्टेशन होता है जहाँ एंड हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनल। तो उसी टर्मिनल से बनता है टर्मिनेबल। टर्मिनेबल का मतलब होता है जिसका अंत किया जा सकता हो, और इनटर्मिनेबल का मतलब जिसका अंत नहीं किया जा सकता हो। तो इनटर्मिनेबल इसी टर्मिनल है। टर्मिनल के पहले इन लगा दो, इन टर्मिनल होगा। तो देखो हमने एम के बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, और इन्होंने एम के बाद क्या लिखा, ई लिखा, यही गड़बड़ हो गई। अब टर्मिनल याद रखो, टर्मिनल अगर याद है तो इनटर्मिनेबल की स्पेलिंग में आपको पता ही रहेगी, तो ये गलत होगा, आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलो क्लियर। अगला है साइनोनिम बताना है किसका, ये अंडरलाइन क्या है, परमिट। परमिट का मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना, परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना या लेट करना, परमिशन दे देना हो जाता है। ठीक है, ही वॉन्टेड टू बाय सम बुक्स, अच्छी बात है, बट हिज पर्स डिड नॉट परमिट दैट, लेकिन इसकी पर्स उसको अलाउ नहीं कर रही थी, तो क्या लगेगा, ग्रांट। मतलब कहते हैं ना एप्लीकेशन लिखते हो तो ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो परमिट मी अलाउ मी लीव फॉर 2 days, तो यही हो जाएगा। वारंट क्या होता है, जैसे कोई सामान खरीद के लाते हो तो उसकी वारंटी मिलती है ना, कि टूट जाएगा तो बना दिया जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी। पेटेंट मतलब एकाधिकार होता है, कोई चीज़ है, कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट है जिसपे अगर जिसे हमने बनाया, हमने पेटेंट ले लिया, तो हमारे सिवा वो कोई बना नहीं सकता, वो पेटेंट होता है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है साइनोनिम। साइनोनिम किसका बताना है, प्रमोट का। तो प्रमोट क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोग्रेस करने के लिए आता है, तो साइनोनिम है ना। हाँ, नहीं तो यहाँ पे डिस्करेज दिख रहा था तो अभी लगा देते। डिस्करेज क्या होगा, उसका एंटोनिम हो जाएगा। डिले मतलब देर करना हो जाएगा। बूस्ट करना, हाँ बूस्ट करना क्या होता है, किसी चीज़ को बूस्ट करोगे आप तो प्रमोट करोगे। ब्लॉक, अवरोध डालना, रोकना हो जाएगा। 36 में आओ, 36 में एंटोनिम बताना है किसका, ये साफ साफ दिख रहा है, किसका बताना है। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको ललचाए, आकर्षक, टेम्पटिंग होगा। तो लिखा द लंच मेनू इंक्लूड्स सम टेम्पटिंग वेजिटेरियन ऑफरिंग्स। आहा, टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाला, जिसको मतलब देख के सुन के लालच आती है। टेंटलाइजिंग एक वर्ड दिया है, तो व्हाट डू यू मीन बाय टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है ललचाने वाला, ललचाने वाला। जैसे आपको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम आपके लिए क्या होगी, टेंटलाइजिंग होगी। ठीक है, पानी बतासे अच्छे लगते हैं तो जैसे ही ठेले के बगल से गुजरेंगे मुंह में पानी आ जाएगा, टेंटलाइजिंग है। तो टेम्पटिंग, टेंटलाइजिंग एक ही, एंटाइसिंग ये भी ललचाने वाला। साइनोनिम, साइनोनिम। रिपेल अट्रैक्टिव का अपोजिट होता है ना, रिपेल तो जो तुम्हारे अंदर मतलब जो तुम्हें दूर करे, ठीक है। अट्रैक्ट जो पास ले आए, तो ये रिपेल जो होगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, एक साबुन आता था उस पर लिखा होता डर्ट रिपेलेंट। डर्ट रिपेलेंट मतलब धूल को, डर्ट को दूर भगाने वाला, तो ये हो जाता है। तो और सेड्यूसिव जो होता है ये भी अट्रैक्टिव होगा, ये भी सुंदर होगा, ये भी साइनोनिम में ले सकते हो। तो ये यही वाला नेगेटिव वर्ड जाएगा एंटोनिम में। अगला आ जाओ 37 में। 37 में क्या, एडियम बताना है आपको, किसके लिए, इस सिचुएशन के लिए एडियम बतानी है। तो सिचुएशन क्या है, द डिटेक्टिव सस्पेक्टेड श्याम। डिटेक्टिव ने श्याम के ऊपर डाउट किया बिकॉज ऑफ हिज ओड बिहेवियर, क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा और था। व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द स्कैम मतलब क्या होगा, उनको षड्यंत्र की बुआई होगी। तो ये हो जाएगा स्मेल अ रैट, ये हो गया आपका आंसर। बाकी जो इडियम्स हैं उनका मतलब बता दे रहा हूँ। अ डॉग इन द मैंजर, अब इसका मतलब मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, आप समझना, लिख लेना, वीडियो रोक लेना, वीडियो रोक के लिख लेना। अ डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है और दूसरों को ज़रूरत है, लेकिन ये व्यक्ति उनको उन चीज़ों से या उस टैलेंट से रोकता है, ये होता है अ डॉग इन मैंजर। मतलब अ पर्सन हु हैज सच अ टैलेंट और स्किल या पोजेशन विच ही डज नॉट नीड बट अदर पीपल नीड, whom he prevent to have that skill या who prevent them from achieving that position, तो वो रोकता है उन लोगों को, ये होता है a dog in manger। लिख लेना वीडियो रोक के। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, टू बी डिफीटेड या किल्ड। धूल चाटना मतलब क्या हुआ, युद्ध में हार गए, मार दिए गए या डिफीट कर दिए गए। टू हैंग फायर क्या मतलब होता है, टू हैंग फायर बताओ। तो टू हैंग फायर का मतलब होता है ना किसी चीज़ को डिले करना, क्या करना, उसको
डिले करना या पोस्टपोन करना, लटका देना मामले को। आगे आ जाओ, साइनोनिम बताना है किसका, अक्रेडिट का। अक्रेडिट का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है सर्टिफाई। एक मतलब ये होता है, एक और मतलब होता है इसका, एक सर्टिफाई होता है और इसी का एक मतलब होता है एट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सफल हो गए, ठीक, सफल होने के बाद जब मान लो टॉप अप कर गए और आ जाते हैं सब मीडिया वाले कैमरा लेके पूछ रहे हैं कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसको देते हैं, तो आप कहेंगे मेरे मम्मी पापा को जाती है क्रेडिट। इसको कहते हैं अक्रेडिट करना। एक ये होता है एट्रीब्यूट करना और एक सर्टिफाई करना, जैसे कोई चीज़ है उसको मतलब आप ये बताते हैं, जो सर्टिफाई करते हैं कि ये मतलब दिस इज़ प्रो टू द नॉर्म्स, जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को पूरा करता है, वो सर्टिफाई करना। तो आप ले लो ऑप्शन कौन सा आपका, सर्टिफाई करना होगा। कन्फाइड का मतलब होता है किसी में भरोसा दिखाना, ठीक, किसी में भरोसा दिखाना, इसी से कॉन्फिडेंस बना है, कॉन्फिडेंशियल बनता है, आप किसी के ऊपर अपना भरोसा दिखा दे रहे हैं। रिलाई का मतलब डिपेंड करना, भरोसा करना होता है। ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला है 39 में क्या, एडीएम की मीनिंग बतानी है, गेट अ सेकेंड विंड। गेट अ सेकेंड विंड देखो ऐसे होता है ना, जैसे आप कोई काम करते रहे, थक गए, ठीक, काम करते करते थक गए, थकने के बाद रुके, चाय वाय पिए थोड़ा सा और थोड़ा आराम किए, तो फिर से आपको मिल जाता है, मतलब जैसे एक एनर्जी मिल जाती है, या आपको एक सेकंड चांस मिल जाता है किसी चीज़ को करने का। एक तो सेकंड चांस के लिए भी लग जाएगा और एक री एनर्जाइज के लिए भी लगता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, तो टू गेट अ सेकंड चांस ये भी दिया हुआ है, तो ये तो उसका मतलब बहुत माइनर मतलब होगा सेकंड चांस। और लिखा है टू कमिट द सेम मिस्टेक, नहीं, टू रिटेल द सेम स्टोरी, नहीं, इसके चांस बन रहे हैं। देखो टू हैव रीन्यूड एनर्जी, ये होगा पहला, जो मैंने पहली मीनिंग बताई थी, वो मिल जाए तो सबसे पहले वही होगा। अगर वो नहीं मिलता तो टू गेट अ सेकंड चांस ले लेते, लेकिन चौथा दिया हुआ है तो हमसे पहले वाले को इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 40 में। 40 में क्या है कि मोस्ट अपोजिट अप्रोप्रिएट मीनिंग, एडीएम दिया हुआ है। अब यह लिखा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। एक बात बताओ, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 का मतलब 90%। 90% का मतलब क्या हो गया, मतलब इन मोस्ट केसेज 90% इन मोस्ट केसेज। अच्छा देखो, ऑल द टाइम नहीं करना, तो होगा 10 आउट ऑफ 10, तब ऑल द टाइम हो जाएगा। हार्डली का मतलब क्या हो जाता है, 1 आउट ऑफ 10, 10 में से एक होता तब हार्डली होता। और समटाइम्स क्या होता है, 5 आउट ऑफ 10, 10 में से 5 होता तो समटाइम्स होता। अच्छा 9 आउट ऑफ 10 मतलब इन मोस्ट केसेस, तो चौथा वाला हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं किया था ना। ये क्वेश्चन किसका गलत हुआ है मुझे बताना, और किसी का नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है, पहले क्या करो, उड़ो यहाँ से सीधे क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पे आपका है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, घाना, अच्छा नहीं घाना वाना नहीं पढ़ना है, पहले यहाँ देखो। पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है, किसके लिए, पैसेज में से, फ्रॉम द पैसेज में से ढूंढना है, किसका, रैपिड एंड सडन राइज। रैपिड मतलब बहुत तेज़ी के साथ अचानक किसी चीज़ में बहुत तेज़ी आ जाती है, उन्नति आ जाती है, तरक्की आ जाती है, ठीक, बढ़ जाता है वो, तो उसको क्या कहोगे। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसेज देखने की, ज़रूरत नहीं, अपसर्ज होगा। क्योंकि आउटस्टेट का मतलब जानते होता है बाहर निकाल देना, जाति बिरादरी के बाहर निकाल देना, समाज के बाहर निकाल देना, इसको कहते हैं ऑफिस के बाहर निकाल देना, ये हो जाता है आउटस्टेट। ये लेना देना ही नहीं है सडन राइज से। कारवा क्या होता है, काफिला होता है, कोई मतलब नहीं, एंशिएंट प्राचीन होता है, क्या करोगे। जब कुछ मिलता जुलता वर्ड होता तो हम एक बार सोचते कि चलो अच्छा पैसेज पढ़ के देखेंगे, बाकी 3 बहुत दूर दूर तक उनसे कोई नाता ही नहीं है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, आपको एंटोनीम बताना है, किसका, एंटोनीम किसका बताना है, कंट्रोल्ड का। कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, एक नियंत्रित मात्रा में, सीमित मात्रा में होता है। यहाँ प्रैक्टिकलिटी लिखा है, यहाँ प्रोफ्यूज लिखा है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, अच्छा तो ये अमाउंट में हो जाएगा। और प्रॉमिस हो गया और एजिटेटेड हो गया। एजिटेटेड का मतलब क्या हुआ, भड़का हुआ, उकसाया हुआ। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हो सकता है कंट्रोल्ड का अपोजिट प्रोफ्यूज हो जाए, हो सकता है एजिटेटेड हो जाए, अभी देखेंगे। अब यहाँ लिखा कि मागा, मागा अ बर्बर क्लैन। क्लैन का मतलब क्या होता है, एक जैसे कबीले होते हैं, जैसे मान लो अपने इंडिया में ही देख लो, नागा वो हैं, गारो हैं, खासी हैं, जयंतियाँ हैं, ये जनजातियाँ होती हैं ना, संथाल हैं, भील हैं, कोल हैं,
ये जनजातियाँ होती हैं, इन्हीं को क्लैन कहा जाता है। एक समूह होता है लोगों का, एक प्रजाति होती है, आप कह सकते हो कुनबा समझो। तो जो मागा कुनबा है, बर्बर मागा बर्बर कुनबा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे? तो ये बिना पैसेज पढ़े आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 44 में क्या है? डैश एंड डैश वर द फाउंडेशन ऑफ घाना आज ट्रेड इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में जो घाना में ट्रेड चल रहा था, यहाँ दो चीज़ों के नाम होंगे, वही वहाँ के फाउंडेशन थी वहाँ के ट्रेड की। तब लेदर गुड्स और स्लेब्स हैं, या कैमल और कारवांस हैं, या गोल्ड है, साल्ट है, या वुलन क्लॉथ और लग्जरियस आइटम। अब बिना पढ़े नहीं पता चलेगा। और इस पैसेज की टाइटल बतानी है तो ये तो बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। आप चलते हैं, हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उसमें कहीं मैंने अंडरलाइन वगैरह नहीं किया है, कहीं भी हाईलाइट नहीं किया, मैं अपने बारे में कर लेता हूँ क्योंकि आपको आंसर दिखाना है ना। चलो पढ़ो। घाना वाज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। जो फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट है वो घाना था। आगे लिखा, द रीजन वाई वी आर सेइंग दिस इज दैट मोस्ट अफ्रीकन स्टेट लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस बट घाना वाज द सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। समझ गए? अब आ जाओ। दिस गोल्ड ट्रेड ओपनड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द घानेनियंस। तो घाना के, जैसे इंडिया का इंडियंस होता वैसे घाना का घानेनियंस हो जाएगा। तो घानेनियंस के लिए, ठीक है, इसने एक नई पॉसिबिलिटी खोल दी, ओपन कर दिया। लिखा है द गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक टू द 4th सेंचुरी। जो गोल्ड ट्रेड है वहाँ से, घाना से जो सोने का व्यापार है वो रूट बैक कहाँ जाता है? 4th सेंचुरी में। कब? 4th सेंचुरी में, जब सोनिंके ट्राइब्स वर अंडर द रूल ऑफ द मागा। और ये जो सोनिंके ट्राइब है, जब वो मागा जनजाति, ये हो ना बर्बर क्लेन, मागा क्लेन के अंडर में थे ये लोग। और ये मागा के बारे में लिखा हुआ है कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोरक्को। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मागा जो बर्बर जनजाति है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो मोरक्को से होती है। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस क्लेन किसके लिए लिखा है? मागा के लिए। दिस क्लेन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल। ये लोग जो सहारा के इस पार से इस पार, ट्रांस सहारा, पूरा सहारा डेजर्ट पार करते थे ये लोग, और ऊंट से। तो इसमें इन लोग एकदम मास्टर थे, मतलब एक्सपर्ट थे। दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग साल्ट फॉर गोल्ड, साल्ट फॉर गोल्ड। ये लोग क्या करते थे? साल्ट, गोल्ड के लिए साल्ट का ट्रेड करते थे। किसके? सोनिंके के साथ में। पहले सोनिंके थे वहाँ पे, बाद में इन मागा वालों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन का आंसर हम पा चुके हैं और ये अपसर्ज वर्ड मिल रहा है आपको। यहाँ देखो, व्हेन द अरब्स इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका। जब अरब के लोगों ने नॉर्थ अफ्रीका पर आक्रमण किया तो देयर वाज एन अपसर्ज इन द ट्रेड इन गोल्ड। तो गोल्ड की जो व्यापार था गोल्ड का, उसमें बहुत तेजी आई, अपसर्ज आया, बहुत तेजी आई। यही अपसर्ज वर्ड था, बहुत तेजी आने के लिए जो लगाना है। घाना बिकेम रिच सोन आफ्टर। तुरंत ही क्या होगा? घाना बहुत अमीर हो गया। और द सोनिंके आउस्टेड द मागा। और सोनिंके ने क्या किया? आउस्टेड मतलब बाहर भगा दिया मागा जनजातियों को। एंड बिल्ड देयर ओन नेशन अंडर कायामागन। कायामागन सिसे, इनके अंडर में उन्होंने एक नया साम्राज्य बनाया। और यही व्यक्ति हु बिकेम द सोनिंके किंग अराउंड 790। चलिए, घानाज एंशियंट कैपिटल, जहाँ घाना की जो एंशियंट पुरानी कैपिटल थी वो क्या थी? कोम्बी साला, ये जगह का नाम है। ये साला पढ़ा जाएगा, वो इंडिया वाला साला मत समझना, ठीक है। वाज द सिटी, ये वही शहर है वेयर अफ्रीकन्स एंड बर्बर्स मेट एंड ट्रेडेड। यहीं पर अफ्रीका और बर्बर जो लोग थे वो आपस में मिला करते थे और व्यापार किया करते थे। अरब ट्रेडर्स इन द 9th सेंचुरी डिस्क्राइब्ड घाना एज द लैंड ऑफ गोल्ड। अरब ट्रेडर्स ने घाना को लैंड ऑफ गोल्ड कहा। द गोल्ड केम फ्रॉम असांटे एंड सेनेगल। ये गोल्ड वहाँ से आता था, असांटे और सेनेगल से आता था, टू द साउथ एंड वेस्ट। लिखा है द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट टू मोरक्को, लीबिया और अक्सुम एंड सो ऑन टू द यूरोप एंड एशिया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिला हमको। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन मिल रहा है। घाना हैड रीच्ड इट्स पीक इन 10th सेंचुरी। 10वीं सेंचुरी में घाना कहाँ पहुँच गया? टॉप पर। दिस वॉज द कंट्री विच कंट्रोल्ड बोथ गोल्ड एंड साल्ट ट्रेड। ये ही क्वेश्चन था।
घाना, घाना ही वो देश था जो कंट्रोल करता था किसको, गोल्ड और साल्ट ट्रेड्स को। कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण में रखना, ठीक है। अमाउंट के लिए नहीं आया, ये अमाउंट के लिए नहीं आया, नियंत्रण में रखने के लिए आया है, ठीक है। हमको दो आंसर और मिल गए, जो दो ऑप्शन थे ना कि किसका किसका व्यापार होता था, तो गोल्ड एंड साल्ट का होता था, ठीक है, मिल गया आंसर। अब चलो करते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल का एंटोनिम क्या होगा, प्रोफ्यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एजिटेटेड होगा। अमाउंट के लिए लगा ही नहीं था, कंट्रोल के लिए लगा था, तो एजिटेटेड मतलब भड़का हुआ, और ये जो कंट्रोल में आ जाएगा। मागा जो जनजाति है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ, मोरक्को, याद आया, मोरक्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 44 पे। तो 44 में देखो बच्चा क्या करना है आपको, 44 में डैश एंड डैश वर द फाउंडेशन घानास ट्रेड इन एंशियंट टाइम, क्या था उनके लिए फाउंडेशन बना, तो गोल्ड एंड साल्ट, ये था ना, गोल्ड एंड साल्ट की बात हुई है। अब टाइटल बताना है, तो टाइटल में देखो क्या इन्होंने किया, घाना लैंड ऑफ ट्राइब्स, घाना लैंड ऑफ ट्राइब्स, तो ट्राइब, वहाँ ट्राइब के बारे में तो हो ही नहीं, वहाँ तो गोल्ड के बारे में बात हो रही है। लैंड ऑफ बर्बर्स, इनके बारे में नहीं बात हुई, किसके हो गया, लैंड ऑफ ट्रेड भी नहीं, लैंड ऑफ गोल्ड की बात हो रही थी, समझ गए। तो पूरे पैसेज में, पूरे पैराग्राफ में इसके गोल्ड के सेंटर के रूप में ही तो बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला है हमारा पैसेज, मतलब क्लोज कंप्रीहेंशन, ठीक। तो क्लोज कंप्रीहेंशन में आपके वही एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में 4-5 क्वेश्चन होंगे, चलिए करते हैं। लिखा है द राइज एंड डैश ऑफ सिंगर्स, तो राइज एंड डैश ऑफ सिंगर, तो राइज एंड फॉल होता है, इसमें तो फिक्स फ्रेज है, भरना ही क्या करना है, ढूंढना ही, राइज एंड फॉल ऑफ सिंगर्स, तो ये फॉल लगा, तो राइज एंड अपराइज, आपको लग रहा होगा कि राइज के साथ हम मैच करता हुआ लगा दें, लेकिन ये फ्रेज है, उतार चढ़ाव के लिए लगता है, राइज एंड अपराइज, राइज एंड फेलियर, राइज एंड डाउन नहीं, राइज एंड फॉल ऑफ सिंगर्स। म्यूजिक वीडियोज विद लैविश प्रोडक्शन बजट, लैविश का मतलब क्या होता है, लुटाऊं, बहुत एक्स्ट्रा बजट, तो जो बहुत महंगे बजट में बनते हैं वीडियोज, गाने वाने, दैट अमास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब, अमास का मतलब कलेक्ट कर लेना, ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं जो रातों रात, जिसके लाखों लाखों व्यूज हो जाते हैं यूट्यूब पे। न्यू सेंसेशन बोर्न वर्चुअली डैश, जो नया सेंसेशन होता है वो होता है क्या, बोर्न होता है वर्चुअली डैश। आगे लिखा है ओवरहैंग ऑफ ड्रग्स, गन्स एंड वायलेंस एंड द थ्रिल ऑफ टेस्ट मेकिंग कैन ऑल गेट डैश, ठीक है। आगे लिखा है कि दीज आर हेडी डेज, हेडी डेज का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पर मतलब खूब चमक दमक चल रही हो। दीज आर हेडी डेज इन पंजाब्स डैश इंडस्ट्री, तो जाहिर सी बात है म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक। ऊपर से जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या है, गाने, सॉन्ग, वीडियो, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है। और मोहाली इज वेयर द एक्शन इज, और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, मोहाली से हो रहा है, मोहाली में ही म्यूजिक इंडस्ट्री है। आगे लिखा है कि इट इज़ अ वेरिटेबल म्यूजिक फैक्ट्री, देखो ये जो मोहाली के लिए कह रहे हैं, मोहाली क्या है, एक वेरिटेबल म्यूजिक फैक्ट्री है। सम 20 सॉन्ग्स, करीब 20 गाने, रिटन, कंपोज्ड, रिकॉर्डेड एंड रिलीज्ड एवरी डे, रोज के रोज होते हैं। रिलीज्ड मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे लगाएं, यही होगा और क्या, ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज रोज होता है। बाय सम रेकनिंग, रेकनिंग मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन के हिसाब से है, 20 गाना रोज वहाँ से रिलीज होता है। चलो भैया आप भरते हैं, पहला भर चुके ना कि सिंगर्स की लाइफ में राइज एंड फॉल होता रहता है, तो ये पहला लगा दोगे राइज एंड फॉल। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट है आपका ये दूसरा वाला, वर्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं वर्चुअली, मतलब क्या हुआ, मोबाइल पे या लैपटॉप पे। वर्चुअली डैश, मैंने कहा था ना रातों रात आ जाता है, रातों रात के लिए क्या लगाओगे, ओवरनाइट आता है। टू नाइट, आज रात के लिए लगेगा, आज रात के लिए नहीं होगा, एवरी नाइट के लिए नहीं आएगा, एट नाइट नहीं आता, खाली रात में आता है, ऐसा भी नहीं है। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात इतने व्यूज हो जाते हैं, रात भर में हो जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ कंप्रीहेंशन में, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। तो क्या हुआ कि टेस्ट मेकिंग कैन ऑल गेट डैश, गेट डैश का मतलब क्या होगा, गेट ओवरवेलमिंग हो जाएगा, या मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, या इजी हो जाएगा। एक बार सेंटेंस को फिर पढ़ो। तो यहाँ क्या होगा, ओवरहैंग ऑफ ड्रग्स,
ओवरहैंग ऑफ ड्रग्स है, गन्स बंदूकें हैं और वायलेंस है, एंड द थ्रिल ऑफ टेस्ट मेकिंग कैन ऑल गेट डैश। ये सारी की सारी चीज़ें हमको क्या कर रही हैं, ओवरवेल्म कर रही हैं। ओवरवेल्म करने मतलब एकदम से विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, ठीक है। ऐसा मोनोटोनस नीरस हो जाएगा, नीरस और बोरिंग तो यहाँ लगना ही नहीं है ना। तो आर गोइंग ईजी भी नहीं होगा बल्कि ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब एकदम जैसे होता है ना कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 में क्या लगेगा, पंजाब से डैश इंडस्ट्री, तो म्यूजिक इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे फूड की बात नहीं हुई, ना फैशन की बात हुई, ना फिल्म की बात हो गई, क्या हुई, म्यूजिक इंडस्ट्री, गाने आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ आज का 5वां वाला। तो इसमें क्या है कि आर एंड रिलीज्ड डैश एवरी डे, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, ऑलमोस्ट, तो रिलीज्ड दियर लगाए, नो वेयर तो लगाओगे नहीं, मोहाली की बात हो रही है, एवरीवेयर भी नहीं कहोगे, मोहाली की बात हो रही है, तो हियर या देयर में से क्या लगाओगे बताओ। मोहाली की बात हो रही है कि यहाँ पर ये किए जाते हैं। तो एक चीज़ देखो कि टेंस कौन सा है, आर रिटेन कंपोज्ड, तो आर अगर है तो पास्ट में ना जाओ, फिर प्रेजेंट में रहो, हियर लगाना पड़ेगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया। तो देखो बेटा फिर हो गए ना हमारे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। आज हमारा सेट कौन सा था, सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 में 50 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे तो 350 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास बचा है 8वां और 9वां। अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको बताइएगा। और फिर 2 सेशन और हैं, 2 सेशन उनको निपटा करके फिर हम लोग MTS पे आ जाएंगे। और आप लोग ये बताइएगा हमको कि MTS में आप लोगों को क्या चाहिए, ऑनलाइन डिस्कशन लेंगे या फिर MTS आपको हम MTS का डिस्कशन लाइव कर दें और वो कैब को रिकॉर्डेड वीडियो दें, या फिर आप MTS का रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, वो कैब को ऑनलाइन चाहते हैं लाइव। 2 चीज़ें हैं, वो कैब लाइव करूं या MTS का लाइव करूं, दो में से एक ऑप्शन। दोनों लाइव नहीं करूंगा, दोनों में से एक लाइव करूंगा। और जिसको जो पसंद हो अपनी अपनी राय दीजिएगा, फिर बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। अपनी अपनी राय ज़रूर देना इस पर कि हम MTS का डिस्कशन लाइव आएँ या फिर वो कैब लाइव आएँ, ठीक है। तो आज आप लोगों से ये सवाल था, बाकी आपको जो करना है, ठीक है, इसको शेयर करना है, लोगों को, दोस्तों को साथ भेजना है, वो आप लोगों से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।